नमस्कार वीएलडी भाइयों। यूट्यूब के इस वीएलडी सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएससी की एक नई सर्विस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ई श्रम योजना के बारे में। दोस्तों, ई श्रम योजना क्या है, क्या पात्रता है और क्या उनसे फायदे हैं और किन लोगों का बनना है, आज मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यह हमारा एक पीडीएफ है जो सीएससी के तरफ से हमको प्रदान किया गया है। सीएससी के माध्यम से असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस। दोस्तों, ई श्रम योजना है क्या? तो ई श्रम योजना के तहत हम उन असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि सीएससी के माध्यम से हो। तो सभी असंगठित मजदूरों कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ई श्रम योजना के तहत, जिसमें कई प्रकार से असंगठित कामगारों का इसमें डेटाबेस तैयार होगा। दूसरे में हम देख लेते हैं उनका प्रकृति क्या रहेगा। असंगठित श्रमिक कौन है? दोस्तों, असंगठित श्रमिक के श्रेणी में कौन कौन से लोग आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है 43.7 करोड़ भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं। और नीचे असंगठित श्रमिकों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छोटे और सीमांत किसान, एक कृषि मजदूर, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरा, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्ठों और पत्थरों की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले मजदूर, ये सभी असंगठित श्रमिकों के श्रेणी में आते हैं। इन सभी का हम पंजीयन कर सकते हैं इस श्रम योजना के तहत। तीसरा देखते हैं दोस्तों, एनडीयूडब्ल्यू क्या है? तो एनडीयूडब्ल्यू का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता देता हूँ, नेशनल डाटाबेस अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर, ये है इसका फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं नीचे, श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। जैसे मैंने ऊपर बताया, वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक यूडब्ल्यू को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। हम जिनका पंजीयन करेंगे दोस्तों, उसको एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो कि एक आधार कार्ड की ही तरह विशिष्ट पहचान संख्या से लैस होगी। असंगठित श्रमिकों को इनसे क्या लाभ है, नीचे देख लेते हैं। इस डेटाबेस के आधार पर उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। और दूसरा, इनको एक और सबसे बड़ी इनको लाभ है, भीम योजना के तहत इनको 1 साल का इनका प्रीमियम माफ किया जाएगा, इनको बीमित किया जाएगा, इनके लिए एक बीमा का प्रोत्साहन है। फिर हम देखते हैं दोस्तों नीचे, एनडीयूडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन क्यों करें? तो एनडीयूडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करने का कारण क्या है, फायदा क्या है, नीचे देखते हैं। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा इस डेटाबेस के माध्यम से। यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर नजर रखना, साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उनके अधिकार, रोजगार के अवसर प्रदान करने आदि फायदे हैं दोस्तों इनमें रजिस्ट्रेशन करने से। नीचे देख लेते हैं पात्रता और मापदंड। दोस्तों, नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता या व्यक्ति हितग्राही एनडीयूडब्ल्यू के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है। हम देखते हैं उनके लिए क्या क्या पात्रता निर्धारित किया गया है ई श्रम योजना के तहत। सबसे पहले दोस्तों, 16 से 59 वर्ष के लोगों को इसमें इसके श्रेणी में लेना है, उनका पंजीयन करना है। दूसरा है, हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तीसरा है, ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। और चौथा है, असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए, जैसे ऊपर हमने
बहुत सारे उदाहरण देखे थे कि कौन कौन असंगठित श्रेणी में आते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, कौन सभी NDUW में पंजीकरण नहीं करा सकते, तो हम उनका भी देख लेते हैं। संगठित में लगे कोई भी क्षेत्र, दोस्तों जो संगठित हैं उनको छोड़कर बाकी सभी का होगा। तो संगठित के क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, क्या सुविधा आती है। संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन, दोस्तों जिनका नियमित वेतन निर्धारित रहता है वो इसके श्रेणी में आते हैं और उनको परिलब्धियां होती है और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे जिसमें भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा भी शामिल रहते हैं। ऐसे सुविधा प्राप्त करने वाले श्रमिकों को हम संगठित के श्रेणी में लेते हैं और संगठित के श्रेणी में आने से इनका ये पात्र नहीं होते हैं ई श्रम योजना के तहत। फिर देखते हैं पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है। पंजीकरण की आवश्यकता में क्या क्या अनिवार्य चीज है, पंजीकरण की आवश्यकता के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहले आधार नंबर का उपयोग कर हम ई-KYC करेंगे और ई-KYC में हम OTP, फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। के बाद सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए दोस्तों, हितग्राही का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, सक्रिय एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, ये ऐच्छिक है, अगर चाहिए तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहे तो भी कोई बात नहीं। इसमें शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र लिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें CSC की भूमिका क्या है। दोस्तों मैं सभी CSC VLE भाइयों को बताना चाहूँगा कि CSC की ही मुख्य भूमिका है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सारी सर्विसों को धरातल तक पहुँचाने में CSC की सबसे बड़ी भूमिका होती है। चलिए देखते हैं, देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण में सहयोग CSC ही प्रदान करेगा। पंजीकृत UAN में श्रमिकों के अनुरोध डेटा को अपडेट CSC VLE ही करेगा। जैसे उनके कोई कुछ गलती है या पता को अपडेट करना है तो यह CSC के माध्यम से ही होगा। तीसरा है स्थानीय स्तर पर NDUW की हिमायत। दोस्तों कोई भी सर्विस हो स्थानीय स्तर पर CSC के माध्यम से ही पहुंचता है और हम ही लोग उसको प्रचार प्रसार करते हैं। चौथा है असंगठित कामगारों को रजिस्टर और UN कार्ड सौंपें। दोस्तों जब हम उनका सारी डेटा फिल हो जाएगी, सभी चीज बराबर भर लेंगे, उसके बाद हमको एक UAN कार्ड सिस्टम से जनरेट होगा, उसको हम A4 के पेपर पर प्रिंट करके उसको देना है सभी CSC VLE को। फिर पांचवा है प्रति नए पंजीकरण पर 20 रुपये का कमीशन करो सहित CSC VLE और CSC SPO के बीच 80.20 के अनुपात के राशन में विभाजित किया जाएगा। असंगठित श्रमिक से पंजीयन के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। अद्यतन सुविधा CSC के माध्यम से उपलब्ध होगी, जहां लाभार्थी से हम 20 रुपये का चार्ज शुल्क ले सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों, कैसे हम कार्ड के लिए पंजीकरण की सारी सिस्टमेटिक ढंग से सारी एक प्रकार से कैसे उनका पंजीयन करेंगे वो बताया गया है यहाँ। दोस्तों VLE सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल खोल लेंगे, फिर डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में सर्च बार में ई श्रम की सर्विस को टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद यह वेबसाइट रीडायरेक्ट करेगा और रीडायरेक्ट कर हमें ई श्रम की वेबसाइट पर ले जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ रजिस्टर न्यू EW पर क्लिक करना है। उसके बाद लाभार्थी का आधार नंबर यहाँ फिट करना है दोस्तों। फिर कैप्चर फिंगरप्रिंट, यहाँ देखिए फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP तीनों ऑप्शन दिए हैं। हम यहाँ कैप्चर फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ समीक्षा करेंगे दोस्तों, जो डिटेल हमारे आधार कार्ड में है वही डिटेल यहाँ आया है कि नहीं। अगर आया है तो आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर जाएंगे।
उसके बाद यहाँ हम अपने व्यक्तिगत जानकारी डालेंगे दोस्तों, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, फिर ओटीपी, सेंड ओटीपी करेंगे, उसमें ओटीपी जाएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अगर हो तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैरिटल स्टेटस पूछा है दोस्तों, हम वो भी डाल सकते हैं, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड। नीचे नॉमिनी डिटेल दिया है दोस्तों, नॉमिनी डिटेल अगर है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं भी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7वां सेक्शन है आवासीय जानकारी। आवासीय जानकारी से मतलब है हम जो करेंट एड्रेस जहां रह रहे हैं, हमारा रेसिडेंशियल निवासी का पता है दोस्तों। यहाँ पूछा है ऊपर में हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सभी चीज हम फिल कर लेंगे। नीचे पिन कोड का ऑप्शन है, फिर यहाँ लिखा है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, ये पूछ रहा है हम यहाँ कब से निवास कर रहे हैं। फिर माइग्रेंट वर्कर, नो रहने देना है इसको। फिर 8वें नंबर पर शैक्षिक योग्यता है दोस्तों, अगर व्यक्ति को, हितग्राही को अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ हम डाल सकते हैं। पहले वाले में क्वालिफिकेशन, फिर मंथली इनकम स्लैब, इनका मंथली का आमदनी कितना है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ अगर आदमी चाहे तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकता है, अगर उसमें कोई बाध्य नहीं है वो लगाने के लिए, ना चाहे तो ना भी लगा सकता है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 9वां सेक्शन है ऑक्यूपेशन का, यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। पहले नंबर पर हम कार्य क्या करते हैं उसकी श्रेणी यहाँ चुन सकते हैं। फिर अगर हमको कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है तो अनुभव डाल सकते हैं यहाँ कितने ईयर का है। उसके बाद अगर दूसरा कोई हमारे पास ऑक्यूपेशन है तो वो भी यहाँ हम डाल सकते हैं। फिर उसका अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर इन सभी के बाद भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो स्किल भी यहाँ लगा सकते हैं। फिर अगर हमको कोई और अदर स्किल में कोई अपग्रेड चाहिए तो यहाँ पर हम उसको चुनकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों बैंक का विवरण है, बैंक अकाउंट डिटेल है। ऊपर पूछ रहा है बैंक सीडिंग विद आधार, तो यदि हमारा आधार बैंक से लिंक है तो यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। और नीचे में ऑप्शन है रजिस्टर विद बैंक अकाउंट का, तो अगर बैंक अकाउंट लिंक है पहले से तो नो रहेगा, अगर लिंक नहीं है तो यस करके उसका भी ऑप्शन देख लेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में जितने सारी हम डिटेल डाले हैं दोस्तों उन सभी का सेल्फ डिक्लेरेशन है, सभी डिटेल अगर सही है तो हम यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इन सभी के बाद हमको एक आधार कार्ड के तरफ एक हमको कार्ड जनरेट होता है, यही है हमारा यूएएन कार्ड। इसको हमको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। ऊपर में लिखा है जैसे असंगठित श्रमिक, इसी टाइप का कार्ड प्रिंट होगा, उसको हमको A4 साइज में प्रिंट करके हितग्राही को दे देना है। दोस्तों यहाँ सामान्य एक प्रश्न उठाया गया है। सामान्य प्रश्न की श्रेणी में कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो यहाँ सामान्य प्रश्न को भी लिया गया है। सामान्य प्रश्न की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर है, क्या NDUW में नए पंजीकरण के लिए कार्यकर्ता को कोई शुल्क देना होगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया गया है, उनको कोई शुल्क नहीं देना है। श्रमिकों को नए पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना है। अगर दोस्तों वह अपने जानकारी में कोई भी अपडेट कराता है तब वह 20 रुपये का शुल्क CSC वैल्यू को देगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या यूएएन कार्ड की कुछ वैधता होगी? तो नहीं दोस्तों, इसकी कोई वैधता नहीं है, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक के लिए मान्य है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कर्मचारी को हर साल यूएएन कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा? तो ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों। अगर कोई जानकारी में अद्यतन होता है, उनका जानकारी में उसका रेसिडेंशियल कोई परिवर्तन होता है, तब उसको नवीनीकरण कराना पड़ेगा और कार्ड को फिर से प्रिंट कराना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी आयकर नहीं दे रहा है लेकिन रिटर्न दाखिल कर रहा है तो क्या वह पात्र है? तो हाँ दोस्तों, वह अगर आयकर नहीं दे रहा तो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
5वां क्वेश्चन है, क्या कोई हेल्प डेस्क है जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों का समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो अभी तो फिलहाल कोई उसके लिए हेल्प डेस्क नहीं जारी किया गया है, ना ही कोई वेबसाइट जारी किया है। जैसे ही सर्विस लाइव होती है दोस्तों, इसके लिए अवश्य ही कोई हेल्प डेस्क और वेबसाइट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी थी उनकी जानकारी। आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ त्रुटि लगता है, कहीं आपको कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके से हेल्प टिप्स लेकर आता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।